तो भाई लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ब्लाइंड स्पॉट तक, ठीक है। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर हमारा रह गया था, उसके बारे में ज़रा आज हम बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने लास्ट क्लास में ही कर दिया था, ठीक है। ज़रा देखिए, पढ़ते हैं ज़रा एक बार डेफिनेशन भी। फर्स्ट एक्वस ह्यूमर, देन विट्रस, ठीक है। इट इज़ अ डेंस जेली लाइक लिक्विड, ठीक है, स्लाइटली जेली इन कलर, फिल्ड विद पोस्टीरियर पार्ट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। देखो हमने बेटा आई बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे आई लेंस था, तो बेटा आई लेंस और ये थी हमारी रेटिना, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो क्या होता है बेटा, विट्रस ह्यूमर। और आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो बेटा हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं बेटा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो इट हैज़ फॉलोइंग फंक्शन, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसका काम क्या होता है, ज़रा उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, इट प्रिवेंट्स द आई बॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, जैसे एयर का प्रेशर वगैरह लगता है, तो वो हमारी आईज पर भी लगता है। अगर आई के अंदर कोई चीज़ नहीं भरी हुई होगी तो वो पिचक नहीं जाएगी, है ना, छोटी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। तो बेटा कोलैप्स ना कर जाए हमारी आईज, इसलिए इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है। तो बेटा ये लिक्विड क्या करता है, हमारी आई को कोलैप्स होने से बचाता है। समझ में आ गई बात है। दूसरा पॉइंट बेटा ज़रा देखते हैं। इट पार्शली हेल्प्स टू फोकसिंग द इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना। साथ के साथ बेटा यहाँ से जो रेज आती हैं, लाइट की जो रेज आती हैं वो बेटा रेटिना पे मिलाने में भी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये दो काम हो गए इसके। थर्ड ज़रा देखिए, दो ही दिए हुए हैं। अब बेटा बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है बेटा, यहाँ पर किसमें, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड का नाम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है बेटा, एक्वस ह्यूमर होता है। जरा देखिए, इट इज वाटरी स्लाइंड लिक्विड फिल्ड इन द इंटीरियर पोर्शन बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। तो बेटा ये आई लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा हुआ लिक्विड है। और इसका बेटा काम क्या है, जरा देखिए। पहली चीज, इट प्रिवेंट्स दी कोलैप्सिंग। ये भी बेटा क्या करता है, कोलैप्स। देखो अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो तो उसका सेकेंडरी है, पहले तो कॉर्निया और लेंस आएगा ना आगे बेटा पहले क्या आएगा, कॉर्निया और लेंस। इसका बेटा क्या काम है, इस आई को कोलैप्स होने से बचाना। पहला तो फंक्शन इसका भी सेम वही है। दूसरा बेटा इसका देखिए, इट कीप्स द कॉर्निया मॉइस्चर, अदरवाइज कॉर्निया बिटवीन बिकम्स ओपेक। बेटा हमने देखो जरा, पहली बात तो ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारी आइज़ को। अगर बेटा मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारी आइज़ जो बंद हो रही है पहली बात तो बंद ही नहीं हो पाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। और अगर ये ड्राई हो गया तो बेटा ये ओपेक हो जाएगा। ओपेक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास ना हो पाए। जैसे कि हमारी वॉल है, वॉल में से क्या लाइट पास हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बेटा ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, ओपेक है। समझ में आ गई बात है नहीं। तो इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है कौन, एक्वस ह्यूमर। साथ के साथ बेटा ये अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं उसको भी फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग दी आइज। तो हमारी जो लाइट है, पहले तो बेटा देखो लेंस तक तो बाद में पहुंचेगी ना, लेंस तक तो लाइट बाद में पहुंचेगी। पहले तो बेटा यहाँ से जाएगी ना कॉर्निया से, और बीच में आएगा एक्वस ह्यूमर, तो यहाँ से बेटा लाइट जो है वो अंदर जाती है। तो ये रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट को अंदर जाने में मदद करता है। और साथ के साथ बेटा आपको बता ही दिया था कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज को भी फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारे आईज के सारे फंक्शंस होते हैं खत्म। वर्किंग ऑफ आई एक बार रीड कर लेते हैं। ये सारे के सारे बेटा ऑब्वियसली इमेज को फॉर्म करना, पिक्चर बनाने का काम किसका होता है, आई का ही होता है, ठीक है। ज़रा देखिए वर्किंग ऑफ आईज एक बार रीड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ आइरिस और प्यूपिल भी बच गया है, चलो ठीक है। इधर ज़रा रीड कीजिए एक बार। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आइज थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल। बेटा आपको इससे पहले वाली वीडियो में लेक्चर में सारी चीज़ें बताएंगे, प्यूपिल का क्या काम होता है और कॉर्निया का क्या काम होता है, ठीक है। तो पहली बात तो लाइट एंटर करती है कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू। द आई लेंस कन्वर्ट्स दीज लाइट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मतलब क्या मतलब है बेटा इसका, मान लीजिए ये है आपकी आइज़,
ये है आपका आई लेंस। यहाँ से बेटा जो रेज आएंगी वो कहाँ पे मीट करेंगी बेटा, रेटिना पे जाकर मीट करेंगी और यहाँ पर बनेगी इमेज। और वो इमेज बेटा कैसी बनेगी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। यहाँ बोलते हैं ना डिमिनिस्ड, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज छोटी सी बनेगी, ठीक है, डिमिनिस्ड, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इसके बाद द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहां पर बेटा लाइट सेंसिटिव सेल्स लगी होती हैं। लाइट सेंसिटिव मतलब हमारे आसपास से लाइट आ रही है लेकिन मेरी रेटिना वो डिटेक्ट कर रही है कि इसने ग्रीन पहन रखा है, इसने व्हाइट पहन रखा है, इसने ब्लू पहन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारे कलर को आइडेंटिफाई करने में। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, रॉड्स एंड सेल कॉन्स। इसके बाद जरा देखिए, नहीं मैम, When light falls on them, बेटा जब लाइट जाके इस पे फॉल करती है, they get activated। जैसे ही बेटा लाइट फॉल करेगी, अब बंद कर लिया मैंने तो क्या मुझे कुछ नजर आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट बेटा जाके रेटिना पे फॉल कर ही नहीं रही है। तो तब मैं देख पाऊंगा जब मेरी आंख खुली हुई होगी। जब लाइट इस पे जाके फॉल करेगी तब मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा कि किसके पास ग्रीन कलर है, किसने ब्लू पहन रखा है, किसने व्हाइट पहन रखा है, ठीक है। इसके बाद एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यहाँ से बेटा आपको बताया था ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाके ये मैसेज पहुँचाता है कि भाई ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, और वो हमें पता चलता है कि भाई अच्छा इसने ये वाला कलर पहन रखा है। समझ में आ रही बात यानी। इसके बाद these signals are sent to the brain by the optic nerve and observer sees the actual size and erect the image of the object। और बेटा ये हमारा ब्रेन का काम होता है कि इमेज तो बनती है छोटी लेकिन हमारा ब्रेन उसको क्या कर देता है बेटा, बड़ा कर देता है और सारे कलर भी सेम दिखाता है जो आपने पहन रखे हैं। समझ में आ रही बात है नहीं। तो ये वर्किंग ऑफ आइज है, क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन दी वर्किंग ऑफ आइज, तो आपको ये लिखना है। समझ में आ गई बात या नहीं। अब वो आपसे पूछेंगे फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। बेटा ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारा करा ही दिया है बट एक बार फिर से रिटन फॉर्म में देख रहे हैं अब हम, ठीक है। द आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। मैंने आपको बताया था आइज का साइज कई बार छोटा होता है और कई बार ये साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। जब हम अंधेरे में जाते हैं सिनेमा हॉल्स वगैरह में, जब हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो बेटा उस केस में कहाँ गई, तो उस केस में बेटा क्या होता है, हमारी आइज के जो अंदर ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि आसपास में हमारी बहुत सारी लाइट्स होती हैं, हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में जाने के बाद बेटा लाइट हो जाती है कम, तो हमारी आई क्या करती है, इसको बड़ा कर देती है, इस साइज़ को बड़ा कर देती है। और इससे होता क्या है, अब हमारी आइज़ में ज़्यादा लाइट जाती है जिसकी वजह से आप कुछ देर के बाद सिनेमा हॉल्स में देखना शुरू कर देते हो। फिर आपको लोग भी नज़र आने लगते हैं और सीट्स वगैरह भी नज़र आने लगती हैं, ठीक है। तो ये काम है बेटा किसका, प्यूपिल एंड आइरिस का। ये रॉड्स कौन सा है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। बेटा ज़रा समझिए परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है। जैसे ये बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, इस बॉटल को अगर मैं हटा भी दूंगा ना तब भी बेटा मेरी आइज़ में इसकी इमेज बनी रहती है। कब तक बनी रहती है बेटा, 1/60th ऑफ द सेकेंड, 1/60th ऑफ द सेकेंड। मतलब जो 1 सेकेंड है उसको 16 से डिवाइड कर दो, इतने सेकेंड के लिए, मतलब बहुत छोटा पीरियड है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इस चीज़ को फील भी नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप जैसे ही बॉटल हटाओगे मेरी आइज़ में तब भी इसकी इमेज बनी रहेगी। कितने सेकेंड तक, 1/60th सेकेंड तक। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जरा पढ़िए एक बार, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी कंटिन्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई। मतलब आंख के सामने से अगर ऑब्जेक्ट को हटा भी दिया जाए तब भी हमारी आई उसकी इमेज को देखती रहती है, पहचानती रहती है। समझ में आ गई बात या नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट या रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर 1/60th टाइम। मतलब जो इमेज हमारी आंख में बनी है वो 1/60th टाइम तक बनी रहती है, हटती नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं इस टॉपिक में। अब जरा देखो, हाउ डू वी सी कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। बेटा
अभी लाइट जल रही है, जब लाइट जल रही है तो आपको सब कुछ कलरफुल नज़र आ रहा है कि इसने ब्लू पहन रखा है, इसने वाइट पहन रखा है, इसने ग्रीन पहन रखा है, इसने ब्लैक पहन रखा है। लेकिन बेटा अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो बेटा फिर मुझे ये ग्रीन ब्लू नज़र नहीं आएगा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा क्या हो जाता है अंधेरे में कि बेटा हमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आने लगता है, और ऐसा क्या होता है ब्राइट लाइट में कि आपको सब कुछ कलरफुल नज़र आता है। वो ज़रा देखिए बेटा, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी सेल्स। हमारी आइज़ में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है रेड रॉड सेल्स और दूसरी होती हैं कोन सेल्स। ये जो बेटा रॉड सेल्स होती हैं ये बेटा डिम लाइट में, अंधेरे में एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप आसपास की चीज़ें देख पाते हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाता है। कैसी चीज़ें दिखाता है बेटा? ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखाता है। और ये जो कॉन सेल्स हैं ये जब लाइट ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, उस केस में एक्टिव हो जाती है ये वाली सेल, जिसकी वजह से आपको सब कुछ कलरफुल नज़र आने लगता है। ठीक है, तो जब लाइट जल रही होंगी तो ये वाली सेल्स काम करेंगी, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ये वाली। इन दोनों की वजह से हम दिन और रात दोनों में देख पाते हैं। आपने सुना होगा बेटा जो उल्लू होते हैं, आउल, वो सिर्फ रात को ही जगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेटा कोन सेल्स नहीं होती हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वो सिर्फ वो रात को ही निकलते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे जो क्या होते हैं बैट्स, चमगादड़, वो भी रात को ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोन सेल्स नहीं होती हैं, सिर्फ रॉड सेल्स ही होती हैं। समझ में आ रही बातें? और इनफैक्ट हमसे ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो जैसे हमें दिन में सब कुछ क्लियरली नज़र आता है ना, उन्हें रात को बिल्कुल वैसे ही क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए, आगे बढ़ते हैं। रॉड शेप सेल्स की बेटा बात करते हैं। बेटा ये क्या होती हैं? ये होती हैं एक्टिव किस में? रॉड शेप्ड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डिम लाइट का मतलब अंधेरा, कम रोशनी, जैसे कि रात में। ठीक है, अब देखो सिनेमा हॉल में जब आप घुसते हो तो बेटा पहले आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको सारी सीट्स वगैरह सब कुछ नज़र आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा कौन सी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं? रॉड सेल्स। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए, वी कैन सी थिंग्स टू सम डिस्टेंस इन डार्क रूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होती है? रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में भी चीज़ों को देख पाते हैं। ऑन दी रेटिना, ठीक है, नेचुरल होगा। नॉक्टुरल भाई एनिमल लाइक आउल। आउल बेटा मैंने आपको बताया ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स इन देयर रेटिना ड्यू टू दिस। वो बेटा बहुत ज़्यादा देख पाते हैं। जो आउल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रॉड सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, आगे ज़रा देखिए, दे कैन सी प्रॉपरली ड्यूरिंग दी नाइट। आपको पता है ड्यू टू दिस दे कैन सी थिंग्स प्रॉपरली एट नाइट। रात को भी वो सारी चीज़ें क्लियरली देख पाते हैं। आगे देखिए, अ hen has a small amount of rod shaped cells on their retina which are sensitive to brightness of light. Due to this they wakes up with the rising of sun and goes to sleep by the sunset of light. क्या मतलब है इसका? जो हमारे बेटा मुर्गे होते हैं, hen, आपने देखा होगा वो रात को जाके अपने खुद ही बंद हो जाते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनके पास रॉड सेल्स नाक के बराबर है, जिसकी वजह से उनको रात को सही से नज़र नहीं आता, और जैसे ही दिन निकलता है वो आके शुरू हो जाते हैं भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा उनके पास सिर्फ कॉन सेल्स हैं, जिसकी वजह से वो दिन में बहुत अच्छे से सब कुछ देख पाते हैं, रात को नहीं देख पाते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? अब आ जाइए बेटा किस पे? कॉन शेप्ड सेल्स पे। जो कॉन शेप्ड सेल्स होती हैं, कॉन मतलब इस तरीके की, ठीक है, ये बेटा ब्राइट लाइट में एक्टिव होती है। किस में एक्टिव होती है बेटा? ब्राइट लाइट मतलब रोशनी में। सही, जैसे धूप निकली हुई है या फिर आपने ट्यूबलाइट जलाई हो, उस केस में कौन सी एक्टिव हो जाती हैं? ये वाली लाइट सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। ज़रा ध्यान से पढ़िए, कॉन शेप्ड आर दी सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होती है, मतलब एक्टिव हो जाती है। ऑन नॉर्मल लाइट द कॉन शेप्ड सेल्स ऑफ द रेटिना मेक्स अस सी कलर्स एंड ऑल्सो मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स। ठीक है, तो बेटा ये कॉन सेल्स की वजह से ही आप अलग अलग कलर पहचान पाते हो। और बेटा जो ब्राइट लाइट होती है, जैसे सन निकला हुआ है, धूप निकली हुई है या फिर ट्यूबलाइट जलाई हुई है, तो आप चीज़ों को बड़े आराम से क्लियरली देख पाते हो और पहचान पाते हो। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए, हमारी ये सेल्स कब एक्टिव होती हैं? दिन में। रात में भी एक्टिव होंगी, कब? जब आपने ट्यूबलाइट्स वगैरह जला रखी हैं तब। अदरवाइज़ ये वाली जो सेल्स हैं वो दिन में धूप में एक्टिव रहती हैं, इसी वजह से आप सारे कलर्स देख पाते हो।
ठीक है। दी कॉन शेप्ड सेल्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, बेटा ये डिम लाइट में फंक्शन नहीं करती हैं, इसी वजह से आपको रातों में कलर नजर नहीं आते हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, ठीक है। अब बेटा एक जरा नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखिए, अब बी हैज सम कोन शेप cells and on their retina which are sensitive to ultraviolet light whereas human eye cannot see the ultraviolet light। बेटा अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती हैं, जो रेज होती हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन बेटा जो हमारे क्या होते हैं, बी समझते हो, मधुमक्खी, इनके पास बेटा ऐसी सेल्स हैं जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी पहचान लेते हैं। हम नहीं पहचान पाते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज को पहचानने वाली सेल्स नहीं हैं, ठीक है। इनके पास कुछ ऐसी कौन सेल्स होती हैं जिसकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी देख पाती हैं, लेकिन ह्यूमन के पास वो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। ये हो गया एक। अब बेटा कलर ब्लाइंडनेस देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि बेटा अंधेरा हो या दिन निकला हुआ हो, तब भी वो चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, सब कुछ बेटा उन्हें कैसा नज़र आता है, ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है, ठीक है। ज़रा देखिए, पढ़िए, इट इज़ दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन इज़ अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, मतलब अलग अलग कलर को पहचानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द रेटिना ऑफ सच पर्सन डज नॉट possess some specific cone shape and cells, मतलब हमारी रेटिना में हो सकता है कोई कुछ ऐसी सेल्स ना हो, किसी इंसान के आँख पे, रेटिना पे हो सकता है कुछ ऐसी सेल्स ना हो जो कलर को पहचानते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा उसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, मतलब चीज़ें तो नज़र आएंगी लेकिन कलर नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड टू रेड ग्रीन, अगर बेटा रेड ग्रीन पे ऐसा नहीं कि सब कुछ ही ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा, कुछ पर्टिकुलर कलर्स पे हो सकता है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा कलर्स उसको नज़र ना आते हो। जैसे मान लीजिए किसी को रेड और ग्रीन कलर नज़र नहीं आता, तो उसको बेटा सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आएगा, ठीक है। दिस मीन्स द रेटिना ऑफ सच पर्सन डज नॉट कंटेन ग्रीन एंड रेड पिगमेंट, अगर ऐसा है कि उसको रेड और ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी रेटिना पे, उसकी आई में रेड और ग्रीन वाली जो सेल्स हैं वो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा। समझ में आ रही बात यानी? इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बेटा कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक मतलब जैसे मान लीजिए आपके फादर को है ऐसी प्रॉब्लम, तो हो सकता है जो उसका बेबी होगा उसको भी हो सकती है, या उसके मदर को है, या हो सकता है मदर फादर दोनों ठीक हो, दादाजी दादी जी, नाना या नानी जी को किसी को हो, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको नज़र ना आए, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप आसपास देखो, क्या आपको नज़र आता है, नज़र नहीं आता होगा, ऐसा कोई बंदा दिखता है आपको, कभी सुना है, नहीं सुना, बहुत रेयर चीज़ है, जल्दी नहीं होता, ठीक है बेटा। अब बेटा ज़रा देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। क्या है बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ज़रा समझिए। मान लीजिए बेटा ये है आपका आई और बीच में बेटा क्या है आपका लेंस, ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़ें बना रहा हूँ। दूसरी एक और आई बना देता हूँ दोबारा से, इन दोनों में बेटा आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, बेटा यहाँ पर जो लेंस है वो मोटा हो गया है और यहाँ पे लेंस थिन हो गया है। तो बेटा आप देखो पूरे दिन में कभी मैं पास में देख रहा हूँ, कभी दूर देख रहा हूँ, कभी वहाँ देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी नीचे, तो कॉन्टीन्यूसली मैं इधर उधर अपनी आईज शिफ्ट करता हूँ, लेकिन तब भी मैं सारी चीज़ें क्लियरली देख पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा ये जो हमारी आई के अंदर लेंस है ये अपनी कॉन्टीन्यूसली फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है, छोटा बड़ा मोटा पतला होता रहता है, जिसकी वजह से हम कॉन्टीन्यूसली सारी चीज़ें देख पाते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी एवरीथिंग अराउंड अस क्लियरली इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब लोकेशन पहचानना। समझ में आ गई बात यानी? पढ़ते हैं, ज़रा डेफिनेशन पढ़िए। The ability of an eye of focal length, the distant object, the ability of eye of focus to focus the distant object as well as nearby object, मतलब दूर की चीज़ भी देख पाते हैं और
पास की चीज भी देख पाते हैं। ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। बेटा यहाँ पे क्या लगी हुई होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं जो बेटा क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, इस लेंस को खींचती हैं, छोटा बड़ा करती रहती हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में बेटा बताया था मैंने, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं इसकी, एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा जरा इसी चीज की, वो क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझिए। वाइल ऑब्जर्वर सीइंग द फार ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड सो द आई लेंस बिकम्स थिन, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे थिन हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए ये है आपकी आईज, ठीक है, और ये है आपका आई लेंस। जब कोई चीज़ बहुत दूर रखी हुई है तो ये आपका आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स पोर्शन पे होती हैं, कोई स्ट्रेन नहीं इस पर, नॉर्मली आराम से दूर की चीज़ को देख पाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि दूर की चीज़ आप देख रहे हो आपके सर में दर्द हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस आपकी आइज़ वीक नहीं है। तो अगर आपकी आइज़ ठीक है तो आप दूर की चीज़ बड़े आराम से देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इस केस में आपकी सिलियरी मसल्स जो है वो बड़े रिलैक्स पोर्शन पे है। लेकिन अगर इस चीज़ को बेटा आप पास में ले आओ तब क्या होगा ज़रा समझिए। ये आपकी बेटा आई है, सिलियरी मसल्स बेटा इसको क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे, ठीक है, रिलैक्स करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे बेटा, ये जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फिर बेटा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाना है किस पर, रेटिना पर या इस आई की वॉल पे। समझ में आ रही बात या नहीं। एंड हैंस द कन्वर्जिंग ऑफ पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई इंक्रीजेज। अगर पास में ले आओ, अगर पास में ले आओ तो बेटा ये मोटा ही हो जाती है, और अगर दूर होगा तो ये थिन हो जाता है। समझ में आ रही बातें नहीं। तो इसको एडजस्ट कर लेता है कौन, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स बेटा कहाँ पे लगी हुई होती है, यहाँ पर। ये बेटा फर्स्ट लेक्चर में बड़े आराम से मैंने कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ज़रा ये देखिए, ये सारी वर्किंग दी हुई है, पढ़ लीजिए। वैसे मैं देखो ओरली सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन आप नोट्स कैसे बनाओगे इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ज़रा देखिए, Thus the image of the far object is clearly focused on the retina। अगर आपकी आइज नॉर्मल है तो आप दूर की चीज़ बड़े आराम से देख पाते हो। When the same eye see the nearby object, और अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट देखता है तो बेटा सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल्स बेटा क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ जाती हैं, पास में आ जाती हैं, ठीक है। सो द आई लेंस बिकम थिक, तो बेटा आई लेंस क्या हो जाता है, थिक। अभी मैंने आपको बताया था नीचे पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बेटा आपका आई लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। हैज़ द कन्वर्जिंग ऑफ पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेज एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई डिक्रीजेज, ठीक है। दस द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बेटा। अब ज़रा समझिए, अगर बेटा ये आई है आपकी, यहाँ पर अगर फोकल लेंथ पतला है तो बेटा इसकी फोकल लेंथ जो है वो दूर हो जाएगी, और अगर ये बेटा थिक है, आई लेंस क्या है बेटा, थिक, इस तरीके से अगर ये थिक है तो बेटा इसकी फोकल लेंथ पास में होगी, ठीक है। आप लोग बेटा नए हो तो आपको शायद ये नहीं पता कि इससे पहले लाइट वाला चैप्टर कराया गया है, तो इनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़रा देखिए, देखो ज़रा वो आपसे क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अगर बेटा 25 सेंटीमीटर से कोई चीज़ पास में है तो आप उसको नहीं देख सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा दूर। तो मतलब अगर आपकी ये आई है तो ऑब्जेक्ट कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद तो आपका जहाँ मन करे वहाँ रखें, मतलब इन्फिनिटी तक। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो हमारी आई रेंज है वो बेटा 25 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। समझ में आ गई बातें नहीं, इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेंस लेस देन 25 देन
वी कैन नॉट सी clearly because of all the power of accommodation of the eye already has been used। मतलब जो हमारी आई की कैपेसिटी या जो पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने की, वो बेटा ऑलरेडी यूज़ हो जाती है कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर। अगर उससे भी पास में ले आओगे तो बेटा चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। समझ में आ गई बात यानी। सो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज 4 डायोप्टर। बेटा आपने पावर वाला टॉपिक पढ़ा था लेंस, जब हमने लेंसेज पढ़े थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज, तो उसमें आपको क्या बताया था, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज 4 डायोप्टर। ठीक है, तो बेटा पावर ऑफ एक्कोमोडेशन ऑफ कैसे आया मैं बता भी देता हूं। बेटा पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए बेटा, मीटर में। ये किस में है बेटा, सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोकल लेंथ को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो 25 डिवाइडेड बाय 100। बेटा देखो ये 100 चला जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 4। और पावर की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, 4 डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। इस तरीके से बेटा आया है, तो ये आपको 1 मार्क में याद होना चाहिए। ठीक है, आज बेटा इतना ही करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ आई और बाकी सारी चीज़ें। प्लीज़ नोट इट डाउन।